Good morning, student. Welcome to all in your physics class today morning. Dear student, yesterday we have studied about the some important topic related to the magnetism, and these topics was magnetization, magnetization intensity, relation between relative permeability and susceptibility, and magnetic field. ठीक है. Now next topic is classification of magnetic materials. Behalf of their attractive nature in the magnetic field, they are poor, they are stronger, they are general. Materials can classified into the three categories. Okay. So first category is as diamagnetic. Diamagnetic material. Diamagnetic materials. Dear student, diamagnetic materials are those when they are placed in strong magnetic field, then they will repel by the strong magnetic field and attract towards weak magnetic field. For example, suppose एग्जाम्पल ले लिया हमने कि बिस्मथ है, कॉपर है, लेड है. इनके आयरन फिलिंग्स बुरादा छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो एक लाइनिंग शेप में रिपल्सिंग शेप क्रिएट कर जाते हैं, ले लेते हैं, जिससे ये शो होता है कि ये मटेरियल्स वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चले जाते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से. सो हाउ वी विल शो देम. मैंने कहा दिस इज magnetic substance and the particles are just ripples like that. This is the main axis. Yes, like that. This is the structure of diamagnetic materials. और या फिर एक चीज और करो, मैंने कहा सपोज ये कोई नॉर्थ एंड साउथ, सपोज कोई लिक्विड मटेरियल है. फॉर द लिक्विड मटेरियल सपोज इट इज प्लेस्ड इन ए प्लेट नॉर्थ एंड साउथ, देन दिस एरिया इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एरिया है. तो इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एरिया से ये मैंने एक प्लेट बना रखा है. इस प्लेट के अंदर सपोज हमने उस मटेरियल को भर रखा है, तो मैंने कहा दे आर रिपल्ड टुवर्ड्स द वीक मैग्नेटिक फील्ड. तो ये इस तरह से शेप लेकर देखो, इस तरह से लाइक दैट, रिपल टुवर्ड द वीक. ये स्ट्रॉन्ग है, अगर अट्रैक्ट होता तो इधर अट्रैक्ट हो जाते. मैं अभी अगला डायग्राम बनाऊंगा इसमें, ठीक है. या फिर एक चीज और कर सकते हैं, सपोज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. So this is the strong magnetic field area north to south, and the substance, diamagnetic substance, is freely suspended between the north and south pole. Then it becomes like that. Because it is weak magnetic field, it is weak magnetic field. तो weak magnetic field की तरफ चले जाते हैं, ठीक है. These substances are known as diamagnetic materials. So in generally, diamagnetic materials are those materials which are repelled by strong magnetic field. Repelled by strong magnetic field. अगर इसी को मैं अट्रैक्ट की बात करता तो देखिए डायग्राम इस तरह से होता, यानी इसकी शेप बिल्कुल सीधा इस तरह से, ठीक है. ये स्ट्रॉन्ग की तरफ होगा, लेकिन डाई में ऐसा नहीं होता. अगर इसी की बात करता मैं डाई की स्ट्रॉन्ग, तो ये इस तरह से शेप होती, अट्रैक्ट होता तो, लेकिन अट्रैक्ट नहीं है इसलिए शेप इस तरह से नहीं, ठीक है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइमैग्नेटिक मटेरियल. एग्जांपल क्या क्या बताया मैंने, बिस्मथ, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. क्लियर. सेकंड पॉइंट ऐसी का
सेकंड इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, एक चीज और ध्यान रखेंगे, डाईमैग्नेटिक मटेरियल जब वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से रिपल होते हैं, इसका मतलब इनमें नेगेटिव बिहेवियर, अट्रैक्टिव बिहेवियर नहीं होता। मींस इनके अंदर मैग्नेट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट फॉर द डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स द सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ दीज मटेरियल्स, सक्सेप्टिबिलिटी काई इज लेस देन 1 और 0, यानी कि नेगेटिव होती है। ठीक, सॉरी, यस लेस देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस, तो नेगेटिव नेचर में होती है। सक्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, इसलिए अट्रैक्ट नहीं। सेकेंड स्टेप, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, paramagnetic material, or for the paramagnetic material when they placed in external field, this is the axis, then they are attracted but partially attracted, not strongly, means they are partially attracted like that. These are paramagnetic materials, or when they placed in strong magnetic field, that is N S, this is the plate and this is strong magnetic field area. When they placed in the plate in the form of fillings, then they will get the structure of curve inside it. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कर्व हो जाते हैं। अदरवाइज नॉर्थ साउथ, दैट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एरिया, एंड व्हेन दे मैग्नेटिक मटेरियल्स आर फ्रीली सस्पेंडेड, देन दे विल गेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, यानी अलोंग द एक्सिस। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर? सो दीज आर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इन्हें पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो जिन मैग्नेटिक के एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे हैं, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर, क्लोराइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी सक्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती, इससे ज्यादा होती है, थोड़ी सी पॉजिटिव होती है। और इनकी सक्सेप्टिबिलिटी देखिए कितनी होती है, सक्सेप्टिबिलिटी 0 से ज्यादा होती है। 0 से ज्यादा, 0 पॉजिटिव वैल्यू होता है, मीन्स इसका मतलब डेसिमल में कोई ना कोई वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए, यानी सक्सेप्टिबिलिटी इज लेस देन एप्सिलॉन आर और ग्रेटर देन 0। मीन्स सक्सेप्टिबिलिटी का मतलब है इनमें मैग्नेट को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, सो दीज मटेरियल्स आर paramagnetic materials. Now for the paramagnetic material, for paramagnetic materials the magnetization intensity बढ़ाता magnetic moment per unit volume। तो magnetization is directly proportional to magnetic field, means paramagnetic materials को जब किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उनका मैग्नेटाइजेशन उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा में रखा जाएगा ज्यादा मैग्नेटाइज होंगे, कम में रखा जाएगा तो कम होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिज्म कम होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस और चेंज in the paramagnetic behavior, paramagnetic materials when their temperature rise up। अगर उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो then what will be change? तो टेम्परेचर के साथ में मैग्नेटिज्म रिड्यूस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए
m equal to, remove the proportional factor by constant, b over t, it is known as क्यूरीज कांस्टेंट। क्यूरी का नाम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक, तो इसे क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड और आएगा भी, क्यूरी टेम्परेचर, तो अभी अगले वाले स्टेप में लूंगा उसे क्या कहते हैं। तो फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल दे आर पार्शियली मैग्नेटाइज एंड अट्रैक्ट बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर एंड सेम कैटगरी होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या? थर्ड स्टेप, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। Ferromagnetic materials, they are strongly magnetized, means when they placed in external field then they are strongly attracted, like that. Otherwise north and south, like that, और या फिर नॉर्थ साउथ, ये फील्ड लाइंस इस टाइप से स्ट्रांगली मैग्नेटाइज व्हेन दे आर फ्रीली सस्पेंडेड नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। तो डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज सब्सटेंस which are strongly magnetized and strongly attracted by the magnetic field. For example, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, तो जिनके मैग्नेटिक मटेरियल्स बनाए जाते हैं मार्केट में यूज के लिए, वो सब क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की सक्सेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन वन या उससे ज्यादा मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होगी, मीन्स दे हैव द नेचर टू मैग्नेटाइज देम, इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन की नेचर होती है, इसलिए इनके मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। बट वन कंडीशन इज देयर, सेम कंडीशन लाइक दैट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अभी मैंने बात की थी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक में कहा कि मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू C into B over T। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा, ये पढ़ा हमने किसमें? पैरा में। नाउ इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन तो कम होगा ही, लेकिन फेरोमैग्नेट से कन्वर्ट होकर ये किसमें चले जाएंगे? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में। दे विल कन्वर्ट इनटू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। So when we write the temperature of ferromagnetic material, they will change and convert into the paramagnetic material, and that temperature is called Tc. C for the Curie temperature. Curie temperature. Is it clear? So the substance which are placed in strong magnetic field, they magnetized, called ferromagnetic material, they have the susceptibility chi is greater than 1, means 1 से बहुत अधिक होती है और पॉजिटिव होती है। when their temperature will rise up, then they can change their behavior like the paramagnetic, and such temperature at which they will change from ferromagnetic to paramagnetic, such temperature is known as Curie temperature। क्या कहेंगे? Curie temperature। So for the magnetization of ferromagnetic material, Curie law और Curie temperature, तो Curie law क्या कहता है हमारा? For the Curie's law, for the Curie's law, according to Curie's or according Curie, ferromagnetic material, the susceptibility is inversely proportional to T minus Tc, or chi equal to C, remove the proportional factor by constant, Curie constant upon T minus Tc, condition is that T is greater than Tc। क्या होगा? अगर Curie टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फैक्टर पूरा कम होगा, ये फैक्टर पूरा कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, मीन्स क्या होगा?
क्यूरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सक्सेप्टिबिलिटी कम होगी, क्यूरी टेम्परेचर कम होगा तो सक्सेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी। मैं फिर से एक बार बात करूं, क्यूरी टेम्परेचर टीसी दे रखा है, ठीक है, टी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर, टीसी टेम्परेचर से जितना ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा क्यूरी पर तो फेरो में कन्वर्ट ही हो जाते हैं। अब उसके बाद में अगर इस टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो ये डिफरेंस बढ़ेगा, ये डिफरेंस बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी, मीन सक्सेप्टिबिलिटी रिड्यूस होगी। इज इट क्लियर? क्यूरी टेम्परेचर तो एक सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट हो गया। अब रह गया टेम्परेचर के क्यूरी से भी क्या, सपोज मैंने कहा कि क्यूरी टेम्परेचर हमारा 35 डिग्री है और टी टेम्परेचर हमने इसको 45 डिग्री तक इंक्रीज किया, तो डिफरेंस कितना आया? 45 माइनस 35 डिग्री। इज इट क्लियर? अब ये डिफरेंस टी माइनस टीसी, ये डिफरेंस जितना ज्यादा है, सपोज मैंने कहा ये कितना है 95 माइनस 35 कितना हो गया? 60, ठीक, तो 60 वाले टेम्परेचर में यानी 60 डिफरेंस ज्यादा होगा, ये डिफरेंस ज्यादा हो गया तो सक्सेप्टिबिलिटी कम हो गई, ये डिफरेंस कम होगा तो सक्सेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी। तो क्यूरी टेम्परेचर से ये टेम्परेचर जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगा, क्यूरी तो कांस्टेंट हो गया, वैल्यू फिक्स हो गया कि उस पर फेरोमैग्नेटिक किसमें कन्वर्ट हो गई? पैरा में कन्वर्जन तो हो गया, लेकिन और ज्यादा कम सक्सेप्टिबिलिटी कैसे रिड्यूस होगी? अगर टेम्परेचर और राइज करते जाए तो ये डिफरेंस बढ़ेगा, ये डिफरेंस बढ़ेगा तो सक्सेप्टिबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो ये इसी में इंक्लूडिंग टॉपिक है एक क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ फेरो में भी बता दिया, वहां बताया स्टॉर्म में, m इक्वल टू c इंटू बी ओवर टी, ये मैग्नेटाइजेशन क्यूरी का है, ये सक्सेप्टिबिलिटी क्यूरी का है। तो क्यूरी का अलग से टॉपिक नहीं है, क्यूरी का केवल कंबाइंड एक छोटा सा डिस्कशन है फॉर द फेरो और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, देयर मैग्नेटाइजेशन एंड सक्सेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ अपोजिट होती है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिज्म रिड्यूस होता है, कम होता है, सक्सेप्टिबिलिटी रिड्यूस होती है, कम होती है। तो इस तरह से अपने पास में डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक तीनों टॉपिक आपके पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस 5th चैप्टर का। देखिए 5th चैप्टर में आपके पास में चैप्टर तो जितना बड़ा है उसमें से मेनली 2 डिविजन्स है, 2 पार्ट्स हैं। एक पढ़ा हमने अब से पहले वाली क्लास में अर्थ मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, अर्थ मैग्नेटिज्म का एरिया और डाईपैराफेरो का एरिया दोनों अलग अलग डिवाइड है, दोनों में से 3-3 नंबर का आता है, लेकिन 3 नंबर का 3 मार्क्स का तो पूरा चैप्टर है। तो एक क्वेश्चन अगर आपका 1 नंबर में आ जाता है अर्थ मैग्नेटिज्म में से, तो 2 नंबर का डाईपैराफेरो में से आ जाता है। अगर एक का डाईपैराफेरो में से आता है तो 2 नंबर का उधर से आ जाता है, या कभी कभी और में क्वेश्चन देकर दोनों में से पूछ लेता है, बस तीनों नंबर का जो मेन कंटेंट है वो आपका अर्थ मैग्नेटिज्म है, जिसके कंपोनेंट पढ़े हमने क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ा, एंगल ऑफ डिप पढ़ा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पढ़े, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कभी कभी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इंडिया में कितना है वो कल मैंने बता दिया, तो 41 मिनट एंड 58 मिनट है। और उसके बाद फिर एंगल ऑफ डिप एक्सिस या इक्वेटर पर 0 होता है, पोल पर 90 होता है, तो हाउ इट विल वेरी, इसे भी पूछ लेता है। और इसके बाद में अर्थ मैग्नेटिक कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ, एक न्यूमेरिकल इसमें पूछ लेता है। और या फिर इसमें आ जाता है डाईपैराफेरो में, तो डाईपैराफेरो में क्या देता है, मोस्टली आपको ये जो मैंने सक्सेप्टिबिलिटी के कुछ टर्म लिखा है और आपको एक पीडीएफ में टेबल दे रखा है, उस टेबल में मैंने रिलेटिव परमेबिलिटी, सक्सेप्टिबिलिटी के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन किया है और नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ध्यान रखना है स्टूडेंट कि एग्जांपल का नाम देकर भी 5 to 7 नेम्स देती है। आपसे पूछेगा कि इनमें से सिलेक्ट कीजिए कौन सा डाई है, कौन सा पैरो है, कौन सा फेरो है। डाईपैरा फेरो को अलग अलग क्लासिफाइड करने के बाद में फिर आपसे पूछेगा कि अब उनके डायग्राम्स बनाइए, अब उनके जो बेसिक टर्म्स हैं उनको कैरेक्टर्स को लिख दिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफाइड करा लेता है। या फिर एक और चीज करता है कि सक्सेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी के बिहाफ पर उनके अलग अलग स्टेप्स दे देता है जो हमने टेबल में आपको दे रखे हैं, और आपसे पूछेगा कि इनमें से क्लासिफाइड कीजिए कौन सा डाई है, कौन सा पैरा है, कौन सा फेरो है, विच वन इज डाई पैरा एंड फेरो। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन पूछ लेता है आपसे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि या तो 3 नंबर में क्लासिफिकेशन आता है या 3 नंबर में आपके अर्थ मैग्नेटिज्म आता है। उससे पहले वाले टॉपिक जो हमने पढ़े थे बार मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड, वो 4th चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन 5th चैप्टर में था, तो वो एक बिहेवियर ऑफ द बार मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड था।
वो इस चैप्टर का नहीं है, मेनली तो इस चैप्टर का है आपका अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अर्थ मैग्नेटिक उसके कंपोनेंट और ये डाइपैरा फेरो, इनको बड़ी अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। होल्ड करना। यस स्टूडेंट्स, तो डाइपैरा फेरो के बाद एक टर्म और आता है, इसे कहते हैं बी एच कर्व। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एंड एच फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इक्वल टू एन आई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी दोनों के बीच में कर्व खींचना है, उसको बी एच कर्व या हिस्ट्रेसिस लूप भी कहते हैं। सो हिस्ट्रेसिस मीन्स क्या होता है, इसको सबसे बाद में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, along x axis that is h equal to ni, along y axis that is magnetic field. Dear student, when a ferromagnetic material placed in a current carrying solenoid, हमने क्या किया, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड में रखते हैं, जैसे यहाँ से की को प्रेस किया तो ऐसे करंट फ्लो होगा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इस B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पर डिपेंड करेगा, क्लियर। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर इसमें जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो भी जनरेट होगा, H इक्वल टू एन आई होता है, ठीक। तो इंटेंसिटी और B के अकॉर्डिंग जब इसमें ग्राफ जनरेट होगा तो ग्राफ हमारा इस तरह से चलेगा, पहले B इक्वल टू H एन आई बढ़ेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैग्नेटिक बढ़ता जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड एक सैचुरेशन स्टेट तक, कब तक, एक सैचुरेशन कंडीशन तक जनरेट होगा। डियर स्टूडेंट, आपको याद हो तो घरों में जो मोटर लगे होते हैं पानी के लिए, आपको पता है कि अगर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक पानी जाना है तो उसकी कैपेसिटी अलग होती है मोटर की, और अगर सपोज 10th फ्लोर पर पानी जाना है तो उसकी कैपेसिटी अलग होती है, जबकि घरों में करंट तो सेम आती है। तो चेंज क्या होता है, मोटर में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होते हैं, मोटर में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जितने देती है उसके अकॉर्डिंग सैचुरेट हो जाएगा, फिक्स होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे, तो मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट तक जाकर सपोज सैचुरेट हो गया, सैचुरेट होने के बाद में देखिए क्या किया, ध्यान से समझना। पहले मैंने क्या किया, इसको ऑन किया, की को ऑन किया, करंट पास हुआ तो H भी बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा, कहां तक बढ़ा, इसके सैचुरेशन कंडीशन तक। उसके बाद मैंने यहां से इसको ऑफ कर दिया, अब ऑफ कर दिया तो करंट तो नहीं जाएगा इसमें से, अब करंट नहीं जाएगा, तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कहा था मैंने इसको, तो एन आई से क्या होगा कि जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण इसके अंदर ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है इसके अंदर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा, जनरेट करते रह जाएगा। सपोज हमने पहले करंट ऑन करने पर 100 टेस्ला इसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और जैसे ही ऑफ करेंगे तो 100 टेस्ला पूरा जीरो नहीं होगा, क्या जीरो होगा, कुछ परसेंट इसमें मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी इसी को कहते हैं कि जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें से मैग्नेटिज्म एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये वो उस मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी पहले के अकॉर्डिंग ही रहेगी इसकी। हमने क्या किया, जैसे इसको ऑफ किया, यहां से ऑफ करते बेटा H इक्वल टू एन आई से जब ये आई जीरो हो गया, नंबर ऑफ टर्न से तो कुछ है नहीं, तो कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, इंटेंसिटी जीरो। मैंने क्या किया, जैसे ही ऑफ किया ये ग्राफ वापस आ गया, तो ये लिए H तो यहां वापस आके क्या आ गया, जीरो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ टर्म में पीछे रह गया। इसका मतलब समझे क्या, इसका मतलब होता है कि जब बाहर मैग्नेट में इस मटेरियल को रखा था तो इसने कुछ मैग्नेटिज्म सेम डायरेक्शन में अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये वैल्यू आपकी इतना मैग्नेटिज्म इसमें प्रेजेंट रह जाता है। तो H तो जीरो आ गया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें जनरेट हो गया। तो इस कंडीशन को जहां H इक्वल टू जीरो, B नॉट इक्वल टू जीरो, और इसे क्या कहते हैं, इसका नाम दिया है मैंने रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी एक नंबर में खूब डेफिनेशन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिटेंटिविटी इन BH कर्व एट H इक्वल टू जीरो, B नॉट इक्वल टू जीरो इज नोन एज द रिटेंटिविटी। तो इन दैट कंडीशन कि जैसे ही हमने करंट ऑफ किया, रिवर्स आने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड इस कंडीशन पर आ गया, बीच इतना पीछे हो गया। अब हमने क्या किया, इसी सर्किट में मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी, पॉजिटिव इधर कर दिया, नेगेटिव इधर कर दिया। इससे क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हुई तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो अब मैग्नेटिक फील्ड इधर चलेगा।
अब मैग्नेटिक फील्ड इधर चलेगा तो एक बात याद हो आपको कि जब ये नॉर्थ पोल जनरेट हुआ है, इसकी मान लो 20 टेस्ला या कुछ वैल्यू है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इधर से जनरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, वो पहले इसको रिड्यूस करेगा। मींस पहले जो प्रेजेंट हो गया था इसमें मैग्नेटिक फील्ड, उसको 0 पर लाएगा। उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड फिर जनरेट करेगा। और कब तक करेगा? जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में था यहाँ, उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। तो मैंने कहा कि जैसे ही हमने रिवर्स किया, रिवर्स करते की ऑन किया, करंट इधर से चला, तो अब धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, 0 आएगा। लेकिन तब तक ये H इक्वल टू NI यानी इंटेंसिटी रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ गया। इंटेंसिटी रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ गया, रिवर्स डायरेक्शन में इंटेंसिटी बढ़ गया। तो यहां कह दिया बेटा B इक्वल टू 0 बट H नॉट इक्वल टू 0। अब H 0 नहीं है, H रिवर्स डायरेक्शन में उल्टा चलने लग गया। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं, सॉरी देखो O, इसको A आता है, इस पॉइंट को बेटा B का, इसको C कह दिया। तो जो BC आ रखा है, BC क्या कहते हैं इसको? कोर्सिविटी, कोर्सिविटी इसे कहते हैं कोर्सिविटी। खूब आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे फिर से। तो फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड कब तक जनरेट होगा? इसके सैचुरेशन स्टेट तक, और फिर सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होते हमने फिर इसको ऑफ कर दिया। जैसे ही ऑफ करेंगे करंट 0 हुआ, करंट 0 हुआ तो इंटेंसिटी तो फिर आके 0 आ गया फिर से। लेकिन B नॉट इक्वल टू 0 मींस जितना मैग्नेटिक फील्ड फॉरवर्ड में था उतना ये रिवर्स में आ गया। अब ये रिवर्स में आ गया मैग्नेटिक फील्ड, मींस अब नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर। जितना मैग्नेटिक फील्ड इस कंडीशन में था, जैसे ये 20 था तो 20 इधर आ गया। डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज हुआ है, केवल मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। पहले फॉरवर्ड पोलैरिटी था, अब रिवर्स पोलैरिटी हो गया। क्लियर? फिर हमने क्या किया, इसी पोलैरिटी को डायरेक्शन चेंज किया, उसके बाद फिर ऑन कर दिया, फॉरवर्ड में ले जाके ऑन किया तो फिर करंट गया, और फिर इस तरह से जाते हुए फिर सैचुरेशन तक जाएगा। बट कंडीशन एक फिर से आती है कि जो 0 से हमने इसमें, जब पहले मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल का कितना था? B इक्वल टू 0 कंडीशन पर ग्राफ ये चल रहा था O से A की तरफ। लेकिन एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद में फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो रहा है। 0 नहीं हो रहा है तो जब जैसे जैसे करंट के डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड H एंड B बोथ विल वेरी बट दे नॉट फॉलो द प्रीवियस कर्व। यानी O से A वाले कर्व पर दोबारा नहीं जाएगा, हमेशा फॉरवर्ड रिवर्स कंडीशन में चलता रहेगा। ये साइकिल बार बार रिपीट होगी। बार बार क्या है? पोलैरिटी चेंज करेंगे, रिपीट होगी। इन रिपीटेशन ऑफ द B एंड H क्या ऑब्जर्व किया कि जब H 0 था B नॉट इक्वल टू 0, और जब B को 0 लेकर आए तब H पीछे और रिवर्स में चला गया। वापस लेने के बाद में फिर से H 0 किया, B फिर 0 रह गया। इसका मतलब H और B अब साथ साथ नहीं चल रहे, H और B साथ साथ नहीं चल रहे। मींस B लैग बिहाइंड द H। क्या कहा? B लैग बिहाइंड द H। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से पीछे चल रहा है, कुछ वैल्यू लेकर चल रहा है। क्लियर? इसलिए इसको BH कर्व या लैग बिहाइंड मींस होता है हिस्टेरेसिस। Lag behind means hysteresis. So that's why it is also saying the hysteresis rule. It was a last theoretical topic of this chapter. मैंने आपको PDF में देखिए न्यूमेरिकल्स भेज रखे हैं, फिफ्थ चैप्टर के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आपको इस चीज से थोड़ा सा कम समझ में आएंगे। न्यूमेरिकल फर्स्ट एंड सेकंड कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं दिए हैं, फिर भी मैं अगले PDF में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है उसमें। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टू 14 तक मैंने आपको शायद PDF में भेज चुका हूँ। तो सारे न्यूमेरिकल्स को आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। हर किसी का सॉल्यूशन दिया है, क्वेश्चंस आपके NCERT में हैं। आप में से अगर किसी के पास NCERT बुक नहीं हो, जिसके पास क्वेश्चन नहीं हो, वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बात कर लें, मुझसे पूछ लें, तो मैं PDF उनको उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर भेज दूंगा। किसका? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का, NCERT का। अगर किसी के पास नहीं है तो, और अगर किसी के पास बुक है तो बुक से अपने NCERT से क्वेश्चंस देखेगा। यू कैन कॉन्टैक्ट, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से आप
किसका, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का पीडीएफ ले सकते हैं। आई विल सेंड यू एट योर पर्सनल नंबर, ठीक है, मैं उस पर भेज दूंगा। तो रिमेनिंग और मैं देखता हूँ कुछ, अब आपको मंडे से इस पे आपको मिलेगा बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ वो न्यूमेरिकल मिलेंगे जो बोर्ड में पूछे हुए हैं, एक्सरसाइज से शायद अलग है, कुछ एक दो भी एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको सेल्फ करने के लिए भी दिए थे, फिर उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल ऐसे जो मुझे कराने हैं, आपको अपने आप नहीं समझ में आएंगे तो उन्हें मैं अगले पीडीएफ में आपको सॉल्व करके भेजूंगा, उसके बाद इधर डिस्कस भी करूंगा। तो थ्योरेटिकल टॉपिक आपका इस चैप्टर का पूरा, बहुत बड़ा चैप्टर अपना ये था नहीं, ठीक है, 3 मार्क्स का बोर्ड के अकॉर्डिंग ये वेटेज है इस चैप्टर का, उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारे पीडीएफ्स आ चुके हैं थ्योरेटिकल के, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको अगले पीडीएफ में कुछ और मिल जाएंगे और कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को जारी रखिएगा। कल संडे है, एंजॉय योर संडे, थैंक यू।